दोस्तों शायद भी मौजूद वक्त में कुछ समझने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज तो मुझे लगता है एक मरतबा फिर दगड़ मगड़ हो गया है, क्योंकि एक जानिब एहतजाज की कॉल और एहतजाज की कॉल के साथ साथ इस बात के अजाइम कि जनाब ऐस दफा दे असी लहदे जावांगे, और दूसरी जानिब जनाब घुटने टेकने का अमल और इस बात की इजाजत देने का अमल कि जाओ मेरी तरफ से जाओ और जाकर मुलाकात करो और उससे मुलाकात करो जो जनाब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर पोजीशन में है, और जाकर उससे कोई अंडरस्टैंडिंग इस तरह की डेवलप करो कि जनाब सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। ये तुर्रा इम्तियाज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, और ये तुर्रा इम्तियाज का जो ताज है वो जनाब पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के ही सर पर है, क्योंकि ये उन्हीं का जनाब स्टाइल है जिसके ऊपर वो सियासत करते हैं, यानी पैरी भी पहना है तो गल भी पहना। ये है वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी, और इस मरतबा तो बहुत ही ज्यादा अहमियत इस वजह से हुई कि 24 नवंबर की इस कॉल को ये जानते हुए कि जनाब साढ़े तला तेल कोई नहीं, इस बात का मुकम्मल तौर पर जो है वो यकीन करते हुए कि जनाब हमने अब तप्पड़ नहीं है कि हम लोगों को सड़कों पर निकलवाएं भी और उनको जूते भी खिलवाएं और खुद जनाब भाग जाएं और लोग हमारे पीछे आकर एक मरतबा फिर खड़े हों। और शायद यही वजह है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की एक अहम तरीन शख्सियत के साथ राब्तों का इंकशाफ हुआ था, और इस हवाले से आज दिन की वीडियो में जनाब अंसार अब्बासी साहब की एक खबर भी मैंने आपके साथ कोट की थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मीटिंग हुई है इसकी एक दिलचस्प इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना और इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इजहार करना कि जनाब वो मुज़ाकरात के ऊपर तैयार हैं। इस फरमाइश की और इस इजहार की जनाब बहुत ही ज्यादा रेलेवेंस बनती है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनाब फैसल वाउडा साहब जो जिनके बारे में ये राय है कि वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के एक पॉलिटिकल फेस हैं, उनकी आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल में इमरान खान साहब के कान खा रहे थे, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि वो इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हमें इस बात को ना सिर्फ तस्लीम कर लेना चाहिए, देखो भैन मेरा वास्ता मैं तो लिए कितने काम किए थे, एक गल तुसी मेरी नहीं मान सकते। इस तरह की सिचुएशन के अंदर जनाब फैसल वाउडा साहब की ये जो मीडिया टॉक है बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस मीडिया टॉक में जनाब फैसल वाउडा साहब ने कैरेट एंड स्टिक दोनों पॉलिसीज का इजहार कर दिया है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये कैरेट एंड स्टिक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, बल्कि फैसल वाउडा साहब ने जो मोमेंटम को इस वक्त हामिद मीर साहब के जो शो था कल उससे लेकर अब तक जो मोमेंटम डेवलप किया है, मुझे ऐसे लगता है कि वो स्टिक पॉलिसी अब शायद मुस्लिम लीग नून की और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत और पंजाब हुकूमत की सरबरा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के लिए भी है। ये जो मीडिया टॉक की है फैसल वाउडा साहब ने, उसमें एक जानिब उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर की तारीख इस वजह से दी है कि 25 नवंबर को उन पर जीएचक्यू हमला केस में फर्दे जुर्म आयद होनी है, लेकिन फैसल वाउडा साहब यहां पर इस हकीकत को फरामोश कर चुके हैं कि ये फर्दे जुर्म जो है ये 7 नवंबर से मुसलसल पेंडिंग होते जा रही है, और इमरान खान साहब की तरफ से ये जो 24 नवंबर का एहतजाज है, इस एहतजाज की अनाउंसमेंट से पहले 25 नवंबर को ये जो है फर्द जुर्म आयद करने की तारीख अनाउंस नहीं हुई थी। 24 नवंबर की इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल पहले आई है, और 25 नवंबर को जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म की जो कॉन्फर्मेशन है ये उससे कहीं बाद में आई है, लिहाजा इन दोनों की आपस में रेलेवेंस नहीं बनती। अलबत्ता जनाब फैसल वाउडा साहब का ये इंकशाफ कि 24 नवंबर की कॉल बानी पीटीआई की आखिरी कॉल है, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब बात ना सिर्फ आगे बढ़ चुकी है, बल्कि उनका ये भी कहना था कि बानी पीटीआई को चाहिए कि अगर वो अपनी इस कॉल के लिए संजीदा हैं तो अपनी तीनों औलादों को जो इस वक्त गोल्ड स्मिथ फैमिली के पास परवरिश पा रही हैं उनको भी यहां पर बुलाएं, ताकि यहां पर भी वो मेरे और आपके बच्चों के साथ लाठियां खा सके। गलत पैंट ठीक कर गया, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये कहना था, उनसे सवाल हुआ कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, जिस पर फैसल वाउडा साहब का ये कहना था कि मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं, फैज हमीद की चीजें भी तेज चल रही हैं, मच जेल को ना भूलें, हाउस अरेस्ट को ना भूलें। यानी उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उनको मच जेल भी भेजा जा सकता है और हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो इशारा है वो जनाब इमरान खान साहब का ही है। इस हवाले से
जो मेरा ख्याल है कि ये जो रजीम चेंज की बात हुई है फैसल वोडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी अगर उसको हकीकत में बयान किया जाए तो उनके लिए एक साई ऑफ रिलीफ है, क्योंकि ये मानना फैसल वोडा साहब की तरफ से कि जनाब मैं पीटीआई का जो है वो पुराना वर्कर रह चुका हूं, मुझे इस बात का अंदाजा है कि क्या हुआ है। उनका ये कहना था कि अब मैं बानी पीटीआई की बात जरूर मानूंगा कि रजीम चेंज के लिए मुदाखलत थी। ये बात का मानना कि जनाब ये मुदाखलत थी, तो उस मुदाखलत को मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पैराए के अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस बात को इस पर्सपेक्टिव में लेके जा रहे हैं कि फैसल वोडा ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जनाब रजीम चेंज जो हुई थी, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालना, वो एक मुदाखलत थी अमेरिका की तरफ से और उसकी बुनियाद साइफर बनी। जबकि फैसल वोडा साहब इस मुदाखलत को जोड़ रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन को अमेरिका में डेवलप किया जा रहा है। 40 सेनेटर्स ने जो खत लिखा है और इसके साथ साथ हैवी अमाउंट्स के ऊपर जो लॉबिंग फर्म्स को हायर किया गया है, ये वो मुदाखलत है जिसका जिक्र फैसल वोडा कर रहे हैं कि अगर उस वक्त मुदाखलत हुई थी तो इस वक्त जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है उसको आप, उसका वजन आप किस पलड़े में डालेंगे। और फिर वो इस बात का इजहार करते हैं कि हकीकी गुलामी से निजात जरूरी है और उसके लिए ना मुदाखलत कल काबिल कबूल थी, ना ही मुदाखलत अब काबिल कबूल हो सकती है। तो फैसल वोडा साहब ने इनफैक्ट एक बहुत बड़े और जनरल पर्सपेक्टिव में बात की थी, उसको इस तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता। फैसल वोडा साहब ने इस बात का भी इजहार किया था कल हामिद मीर साहब की जो टॉक शो है उसके अंदर कि चाइनीज जो हुकूमत है उसने एतराज किया है कुछ बयानों पर, कुछ जो स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से सामने आई थी, और ख़ास तौर पर पंजाब की एक अहम सरकर्दा मिनिस्टर जिसके बारे में बाद में फिर जो है फैसल वोडा साहब ने हामिद मीर साहब को लुकमा देते हुए कहा था कि वो महज मिनिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि चीफ मिनिस्टर है। उसके वाले से उनका जिक्र किया था कि जनाब जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं वो दुरुस्त नहीं है। पता नहीं वो बातें कब की गई, कहाँ की गई, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन फैसल वोडा साहब ने इस बात का इजहार किया है। अब इंपॉर्टेंट बात जिस तरह मैंने आपसे कही कि जिस वक्त फैसल वोडा साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी वक्त अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे थे। ये मुलाकात जो है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के साथ, ये एक तवील मुलाकात थी। इस मुलाकात का आगाज होता है सुबह 9:53 पर जब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल पहुंचते हैं। उसके बाद ये मुलाकात जारी होती है। इस मुलाकात के दौरान ही इमरान खान साहब के 2 केसेस अडयाला जेल में लगते हैं और इसी मुलाकात के दौरान ही 190 मिलियन पाउंड्स केस भी लगता है। वहां पर जनाब इमरान खान साहब अपने लिए कुछ गवाहों की फहरिस्त भी जमा कराते हैं और वहीं पर इमरान खान साहब को एक मर्तबा फिर ये जो सर्जनिश होती है कि जनाब अभी तक आपने 342 के बयानात के लिए ये जो 79 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उसका आपने जवाब क्यों पेश नहीं किया, और इस पर समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। इस समाअत के दौरान भी अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के साथ मौजूद रहते हैं और इमरान खान साहब के साथ धीमी आवाज के अंदर जो सलाह मशवरा है वो जारी रहते हैं। इसी 190 मिलियन पाउंड्स की केस की समाअत के दौरान जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब भी अडयाला जेल आते हैं और फिर उसके बाद ये जो ट्राइका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और जनाब इमरान खान साहब, इनकी तवील मुशावरत होती है। इस मुशावरत के अंदर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब खुद इमरान खान साहब और बैरिस्टर गौहर से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब अगर आपने इस मर्तबा भी 24 नवंबर की, पहले तो उनकी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ राब्ता हुआ है एक ऐसी शख्सियत का जो इस वक्त हुकूमत में है, एक अहम हुकूमती पोजीशन पर है और वो बराह रास्त ना उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है ना ही उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। वो एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत है, हुकूमत का हिस्सा है और उसके साथ मेरा राब्ता हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि उनका इशारा जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ था। मुझे नहीं पता कि ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन उनका इशारा मोहसिन नकवी साहब की तरफ था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि जनाब बस कर दें, इस वक्त जो इकॉनमी है वो कुछ बेहतर हो रही है और इस मौके पर अगर एहतजाज के जरिए इन सारी कोशिशों को खराब करने की, मुतासर करने की कोशिश की गई तो पाइन तानू नहीं जे छड़ना, तानू हमने किसी भी तरीके से
آپ کو اتنا سا بھی ریلیف کسی بھی جگہ سے نہیں ملے گا، چاہے اس کے لیے پھر تلڑیاں اترنیاں تلے کرنیاں پڑیں۔ علی امین نے عمران خان صاحب کو یہ جو ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے اندر جو ان کو کلیئرٹی کے اندر، اگر میں آپ سے صحیح لفظ استعمال کروں، جو ان کو دھمکی دی گئی تھی، وہ دھمکی عمران خان صاحب کو مکمل طور پر انہی الفاظ میں عمران خان صاحب کے سامنے گوش گزار کی علی امین گنڈا پور نے۔ پھر علی امین گنڈا پور نے یہ اس بات کی ریکویسٹ کی جناب عمران خان صاحب سے کہ اگر آپ 24 نومبر کی اس جو رابطے ہوئے ہیں، جو پیش رفت ہو رہی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ انکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے 24 نومبر کو احتجاج کرنا ہے، تو پھر مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں کہ میں بطور چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا اس مرتبہ 24 نومبر کے احتجاج میں موجود نہ ہوں۔ میں پشاور میں بیٹھ کر آپ کے لیے جس طرح کی سہولت آپ کہیں گے وہ میں سہولت آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے باضابطہ طور پر اس احتجاج کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری سے اب جو ہے نا وہ فارغ کر دیا جائے۔ اس مرتبہ یہ ذمہ داری مجھ سے لے لی جائے، کیونکہ اگر میں نے اس مرتبہ احتجاج کی قیادت کی اور میں نے بطور چیف منسٹر اور سرکاری تمام تر پروٹوکول کے ساتھ اگر میں نے اٹک کا پل کراس کیا، اٹک کا پل کراس کرتے ہی ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور پھر فوری طور پر آڈٹ کے عمل کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اور فوری طور پر آڈٹ کے عمل کا آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے پول کھل جائیں گے اور پھر ہمارے لیے بچ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ تمام کے تمام نکات عمران خان صاحب کی خدمت میں رکھے، اور یہ جو جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کی موجودگی میں علی امین گنڈا پور نے یہ جو معاملہ سامنے رکھا، اس پر بیرسٹر گوہر خان صاحب نے اپنا ووٹ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے کیا، اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کل بھی اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے مطالبات پورے کرنے کی یا اس پر عمل درآمد یا اس پر پیش رفت کی بھی یقین دہانی کرا دے تو ہم 24 نومبر کے احتجاج کی کال کو وڈرا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب اس بات پر جناب علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر خان صاحب نے جناب عمران خان صاحب کو قائل کر لیا ہے کہ یہ جو ہمیں ایک موقع دینا چاہیے اور ہمیں 24 نومبر کی کال کو ذرا تھوڑا سا ہمیں اس پر جو ٹیمپریچر ہے اس پر کمی کرنی چاہیے، جس پر عمران خان صاحب نے گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات کی یہ جو اجازت دی گئی ہے، یہ اجازت بھی مشروط ہے، انکنڈیشنل مذاکرات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر گوہر کو کہ مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہیں تو پھر ان سے کرنے ہیں جن کے پاس اختیار موجود ہے، جن کے پاس پاور موجود ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک جناب مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو مذاکرات کی مشروط اجازت دینا ہے، یہ عمران خان صاحب کی اسی پالیسی کا حصہ ہے جس کا اظہار عمران خان صاحب ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو ٹاپ لیول پر ہوں گے، آرمی چیف سے ہی ہوں گے، اس سے کم مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو اجازت دی گئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کو، یہ تو اب ان دونوں کی مرضی ہے نا جی، یہ کس لیول پر جا کر مذاکرات کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے آج کے اس اعلان نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر اور عام آدمی کو بھی، جو کہ جس کو میں اگر یہ کہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا سمپتھائزر تھا، اس کے لیے بھی پرابلمز کو کریٹ کر دیا ہے۔ اور اب اس احتجاج کو کال آف کرنے کے انکنڈیشنل اعلان کا انتظار باقی ہے، کیونکہ اب موجودہ حالات میں جب اس بات کا اعتراف کر لیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جاؤ جا کر مذاکرات کرو، تو انڈائریکٹلی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا گیا کہ ہم میں تپڑ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو لا کر سڑکوں پر کھڑا کر سکیں، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو لا کر سڑکوں پر احتجاج کرا پاتے تو پھر ہمیں اس موقع پر جب ہم احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور احتجاج محض 5 دن دور رہ گیا ہے، تو پھر اس چکر کے اندر جناب کسی کو بھی جھکنے کی، کسی کو بھی مذاکرات کی پیشکش اگر آ بھی جاتی تو قبول کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ جناب پلے نہیں تیلا تیلا، وہ کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا، یہی عمران خان صاحب کی حالات ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج عمران خان صاحب کی طرف سے علی امین اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دینے سے ہو گیا ہے دگڑ مگڑ، اور اب جو واحد
एक मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पब्लिक परसेप्शन जो डेवलप हो रहा है वो यही हो रहा है कि इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं और इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जनाब उनके पास अब स्ट्रीट पावर नहीं है। और अब अगर इमरान खान साहब इस मुज़ाकरात को कॉल ऑफ भी कर देते हैं, पीछे भी हट जाते हैं, जिस तरीके से माजी में इमरान खान साहब ने एक से ज़ायद मरतबा इसी सूरत हाल का मुजाहरा किया है कि मुज़ाकरात में जब भी कोई चीज़ फाइनल स्टेजेस पर आती थी इमरान खान साहब बैकआउट कर जाते थे। अब भी इमरान खान साहब ने इस सूरत हाल से बैकआउट ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब के लिए ये जो पीटीआई का जो सिंपथाइजर है उससे भी इमरान खान साहब मुझे लग रहा है कि अब विड्रॉ कर रहे हैं। एहतजाज अब उनके लिए शायद मुमकिन ही नहीं रहा। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।